धानी अपने गिल्ट को दूर करने और धैर्य का पता लगाने पैलेस में धैर्य को सब जगह ढूंढने लगती है, पर धैर्य धानी को पूरे पैलेस में कहीं नहीं मिलता। तो धानी थक हार के एक सर्वेंट से धैर्य के बारे में पूछती है, तो उसे सर्वेंट से पता चलता है कि धैर्य स्विमिंग पूल में स्विम करने गया है। पहले तो धानी स्विमिंग पूल की तरफ जाने में हिचकिचाती है, पर जब वो धैर्य के बारे में सोचती है तो एक गहरी सांस ले पूल की तरफ चली जाती है। धानी जब से पैलेस आई थी तब से वो पूल की तरफ कभी नहीं गई थी, इसलिए उसे वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था, जिस वजह से वो एक सर्वेंट के साथ वहाँ जाती है। वो पूल पैलेस में ही था, फिर भी एकदम से खुले हुए एरिया में था, वहाँ से फ्रेश हवाएं चल रही थी, जिसे महसूस कर धानी की थोड़ी सी टेंशन दूर हो जाती है। धानी पूल की तरफ जाके वहाँ पे आसपास अपनी नजर घुमा के धैर्य को ढूंढने लगती है। धैर्य, तुम कहाँ हो? धैर्य धानी के पीछे से चल के उसके पास आते हुए, तुम यहाँ क्यों आई? धानी धैर्य की आवाज सुन मुड़ के पीछे की तरफ जब देखती है तो धैर्य को सिर्फ स्विमिंग अंडर गारमेंट में देख चौंक जाती है और तुरंत अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए धैर्य, तुम ऐसे खुले एरिया में सिर्फ एक छोटी सी चड्डी पहन के घूम रहे हो। धैर्य धानी की बात सुन अपनी एक भौहें चढ़ा के उसे देखने लगता है। व्हाट डू यू मीन बाय छोटी चड्डी? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें मैं ये बता दूं, इसे चड्डी नहीं स्विमिंग ट्रंक कहते हैं। धानी घबराहट की वजह से अपना सलाइवा निगलते हुए जल्दी जल्दी में उसे चाहे जो भी बोलते हो, पर तुम क्या अपने आप को छोटे बच्चे समझते हो जो ऐसे छोटी सी? इतना कह धानी चुप हो जाती है। वो आगे कुछ कहती कि धैर्य धानी का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है। धानी धैर्य के एकदम करीब आ गई थी। धैर्य ने कुछ भी नहीं पहना था, सिर्फ एक अंडरवियर के अलावा। धानी धैर्य को इस समय अपनी डरी हुई नजरों से देख रही थी और धैर्य धानी को अपनी सर्द नजरों से। धैर्य ने इस समय धानी की कलाई को जकड़ के रखा था और अपने करीब करके रखा था और अपनी सर्द नजरों से धानी को ही देख रहा था लगातार। धैर्य को देख इस समय कोई नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। धैर्य धानी को अपने एकदम करीब कर अपनी सर्द आवाज में, यहाँ क्यों आई हो? धानी धैर्य की आवाज सुन अपने सेंस में आती है और तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, मुझे तुमसे माफी मांगनी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। धैर्य धानी का हाथ छोड़ पूल में डुबकी लगा देता है, पर धानी वैसे ही उसी पोजीशन में खड़ी रहती है। धैर्य के डुबकी लगाने से धानी के ऊपर पानी की काफी छींटे आ जाती है। पानी काफी ठंडा था, जिस वजह से धानी को ठंड लगने लगती है और वो खुद को होश में लाती है। धैर्य का कड़क मस्कुलर गोरा बदन धानी की सांसें रोकने के लिए काफी था, ऊपर से धैर्य स्विम करते हुए काफी ज्यादा सेक्सी लग रहा था, जिससे धानी का गला सूख रहा था, जिसे गिला करने के लिए धानी बार बार अपना सलाइवा निगल रही थी। धानी के साथ ये सब आज पहली बार हो रहा था। इससे पहले उसने धैर्य के लिए ये सब कब्जी महसूस नहीं किया, पर आज धैर्य की हरकतें धानी की धड़कनों को बढ़ा रही थी, जिस वजह से धानी दूसरी तरफ मुड़ गई और खुद को संभाल के खुद से बोली, इतना प्यार से माफी मांग रही हूँ पर ये इंसान तो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा। पर जब उसे धैर्य की हॉट बॉडी याद आती है तो उसका गला फिर से सूखने लगता है। पर धानी अपना सर झटक के खुद को संभाल हकलाते हुए धैर्य से, धैर्य मैं कुछ बोल रही हूँ तुमसे, पर तुम कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ तो बोलो। धैर्य स्विम करते हुए काफी फ्रेश फील कर रहा था, पर जब स्विम के बीच उसकी नजर धानी पे जाती है तो धानी को ऐसे हड़बड़ाया हुआ देख उसे काफी अच्छा लगता है। उसे धानी के बात करने के अंदाज से साफ पता चल रहा था कि धानी को उससे फर्क पड़ने लगा है। धानी कुछ कुछ उसके लिए भी फील करने लगी है। ये सारे ख्याल जैसे ही धैर्य के दिमाग में आते हैं, धैर्य का धानी के लिए सारा गुस्सा, सारी नाराजगी कहीं गायब सी हो जाती है और उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कान आ जाती है। धैर्य स्विम करते हुए धानी के पास आता है और एक शैतानी मुस्कान के साथ धानी को देखते हुए एक्सप्रेशन लेस हो बोला, माफी मांग रही हो या एहसान कर रही हो? धानी धैर्य के दिमाग में पनप रहे शैतानी ख्याल से अनजान हो हकलाते हुए, माफी मांग रही हो दिल से। धैर्य धानी को शैतानी मुस्कान के साथ देखते हुए, अगर माफी मांग रही हो तो मेरी तरफ देख के बात करो, ऐसे दूसरी तरफ मुंह करके क्यों खड़ी हो? धानी खुद को संभालते हुए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम जल्दी से मुझे माफ कर दो, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। धैर्य शैतानी मुस्कान के साथ, अगर माफी चाहिए तो मेरी तरफ देखो वरना यहाँ से जा सकती हो तुम। धानी धैर्य के फोर्स करने पे धीरे धीरे मुड़ के उसकी तरफ अपनी शर्म भरी नजरों से देखते हुए, अब माफ कर दो। धैर्य बिना कुछ बोले अपने हाथ से धानी को अपने पास आने का इशारा करता है, तो धानी भी उसका इशारा समझ के अपने घुटनों के बल उसके पास बैठ जाती है और थोड़ा धैर्य के पास बेंड हो जाती है। तो धैर्य धानी के पास अपना हाथ बढ़ाता है। धानी धैर्य के उसके हाथ बढ़ाने पे कुछ समझ नहीं पाती, तो वो ना समझी में उसे देखने लगती है। धैर्य एक्सप्रेशन लेस हो, माफी चाहिए? धानी भोलेपन में हाँ में अपना सर हिला देती है, तो धैर्य अपने आंख से धानी को अपने हाथ पे इशारा करता है। धानी हिचकिचाते हुए धैर्य की तरफ जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है तो धैर्य झटके में धानी का हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है। ऐसे अचानक खींचने से धानी खुद को संभाल नहीं पाती और धैर्य के ऊपर आ जाती है। धैर्य धानी को अपनी बाहों में संभाल लेता है और उसकी कमर को जकड़ते हुए धानी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम पर गुस्सा तो मैं कभी था ही नहीं धानी। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा और तुमने मेरी जान बचाई, उस दिन मुझ पर मेरी हर चीज पे तुम्हारा हर बराबरी का हो गया था। मैं अब तक बस शांत इसलिए था कि तुम पूरे 1 साल तक मेरे डर की वजह से छुप के रही, और जब मिली भी तब भी मुझे तुमने कुछ नहीं बताया, इसलिए मैं चुप था कि कैसे रिएक्ट करूं। अगर 1 साल पहले मैं तुम्हें ढूंढ लेता तो आज हमारे बीच और भी बहुत कुछ होता। धानी हैरानी से धैर्य को देखते हुए, ये बात तो तुम मुझे वैसे ही बोल सकते थे, पानी में क्यों खींचा तुमने मुझे? धैर्य धानी के गीले होंठों को हिलते हुए देख के दूर से फीलिंग नहीं आ रही थी, इसलिए पास बुला लिया। धानी धैर्य की आंखों में खुद के लिए लस्ट को देख डर जाती है। धैर्य मुझे छोड़ो, मुझे माँ से मिलने हॉस्पिटल जाना है।
धैर्य धानी की बातों को अवॉइड कर उसकी कमर पे अपनी पकड़ कसते हुए, एकदम शांत धानी एकदम शांत। ऐसे मौके रोज नहीं मिलते। धैर्य अपने अंगूठे से धानी के होंठों को मसलते हुए कहता है। धानी धैर्य की हरकतें देख पूरी डर जाती है। उसे साफ एहसास हो गया था कि उसने गलती से भूखे शेर के मुंह में सिर्फ अपना हाथ नहीं बल्कि खुद को ही पूरी तरीके से डाल दिया है। धानी धैर्य को अपनी डरी हुई नजरों से देखते हुए, धैर्य प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे ठंड लग रही है। धैर्य झुक के धानी के गले पे अपने होंठों को प्यार से सहलाते हुए, बहुत जल्द ये ठंड कहाँ गायब हो जाएगी खुद तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। धानी धैर्य के होंठ अपने गले पे महसूस कर अपनी आंख बंद कर लेती है। उसे पता चल गया था कि वो चाहे कुछ भी कर ले धैर्य उसे नहीं छोड़ेगा। वैसे भी दोनों आज काफी दिन बाद इतने नजदीक आए थे। धैर्य धानी के गले से होते हुए उसके होंठों के करीब बढ़ने लगता है। धानी खुद को धैर्य से बचाते हुए नीचे की तरफ झुकने लगती है तो धैर्य भी उसके साथ नीचे की तरफ झुकने लगता है। धैर्य ने अपने दोनों हाथों से इस समय धानी को संभाल रखा था। धानी पूरी तरह से पानी में तैर रही थी। गीले होने की वजह से धानी की ड्रेस उसके बॉडी से पूरे चिपक गए थे, जिसे धैर्य अपनी लस्ट भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था और धानी के ऊपर झुके उसके गले को सक करने लगा था अपने होंठों से, जिससे धानी बहक रही थी। स्विमिंग पूल का ठंडा पानी और धैर्य के गर्म सांसें धानी को बहकाने के लिए काफी थे। आज धैर्य धानी के साथ बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं कर रहा था। वो बस धानी से आज प्यार करना चाहता था। वो चाहता था कि धानी भी उससे प्यार करे और उसका साथ दे, इसलिए धैर्य धानी को बस बहका रहा था जो धानी पे काम भी कर रहा था। धानी थोड़ी देर पहले जो धैर्य से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी वो अब बहकने लगी थी। उसके मुंह से अब हल्की हल्की आहें निकल रही थी। धैर्य धानी की ऐसी आवाज सुन खुश हो जाता है और बिल्कुल भी देरी ना करते हुए धानी के होंठों पे अपने होंठ रख धानी को किस करने लगता है, जिसमें धानी भी आज पहली बार धैर्य का साथ देने लगती है। वो भी धैर्य के होंठों को चूमने लगती है। धैर्य जब धानी के होंठों को अपने होंठों पे चलता हुआ फील करता है तो कुछ समय के लिए वो वही फ्रीज हो जाता है। उसका ध्यान तब टूटता है जब धानी धैर्य को किस करते हुए उसके होंठों को काट लेती है और अपनी आंख खोल धानी को देखता है। धानी धैर्य को किस करने में पूरी तरह से खोई हुई थी, जिसे धैर्य बहुत ध्यान से देख रहा था। ये पहली बार था जब धानी भी उसे किस कर रही थी, वरना हमेशा धैर्य ने ही धानी को किस किया था और धानी बस उसे खुद से दूर ही किया करती थी जब तक उसमें ताकत बची रहती थी। धैर्य को ऐसे मदहोश होके उसे किस करते हुए देख एक मीठी सी मुस्कान करता है और बिना एक भी पल गवाए अपने एक हाथ से धानी को होल्ड करता है और दूसरे हाथ को धानी के गले के पीछे पकड़ के धानी को अब पूरे पैशन के साथ किस करने लगता है। धैर्य धानी के होठों को किस करने के साथ साथ उसके होंठों को और उसके जीभ को भी अब काट रहा था। धैर्य ने इस समय अपना पूरा कंट्रोल खो दिया था धानी को ऐसे बहका हुआ देख के। धानी को धैर्य के ऐसे काटने से दर्द होने लगता है, जिससे वो अपने होश में आती है तो उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रही थी अभी अभी। हेलो फ्रेंड्स, कल से मेरा दिमाग का बैंड बाजा रखा है। कई लोगों ने एक सवाल पूछ पूछ के कि हीरो कौन है, तो मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ, हीरो कृद्धन है। हीरो कृद्धन ही रहेगा तो रिलैक्स होके कहानी पड़ी है और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेगा। और यह बार बार प्रोनाउंस की कंप्लेंट मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोनाउन में थोड़ी गड़बड़ हो रही होगी, तब इसमें मैं क्या कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पापा कोई अंबानी तो है नहीं जो मुझे फोन ला कर देंगे। मुझे खुद थोड़ा काम करना पड़ेगा और खुद के लिए फोन अरेंज करना पड़ेगा। जो भी मैं फोन उसे कर रही हूँ, यह मैंने 2019 में खरीदा था जब मैं 12 ऐड की थी और अभी तक ही मेरा फोन कचरा बन चुका है। काम करते करते इसके लिए मुझे एक नया फोन चाहिए, तभी मेरी प्रोनाउंस जो आप कर रहे हो गड़बड़ा है, खराब है, क्योंकि मेरा फोन पूरा बिगड़ चुका है। फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी नवल का प्रमोशन करने के लिए नहीं रोका है, मगर इतना प्रमोशन करना है तो मेरी कहानी को रेटिंग देखकर करना, वरना मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मेरे को बार बार कमेंट पढ़ने में तब गुस्सा आता है, ना कि कहानी मेरे कमेंट नवल की जगह लोगों की कहानी का प्रमोशन होता रहता है। मुझे इतना गुस्सा आता है, क्या बताऊं। अगर फ्रेंड्स आपको कहानी पढ़नी है तो पढ़ी है, मगर ऐसे बार बार कहानी का सत्यानाश मत करिए। बार बार नवल का एडवर्टाइजमेंट करके मेरे कोई एडवर्टाइजमेंट की दुकान तो नहीं खोल रखी जो आप लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आर्य के ऐसे हॉकी स्टिक से वार करने पर दिवाकर के प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह जख्मी कर दिया था। मार मार के जिस हिसाब से आर्य ने वरर किया था, उसे हिसाब से उसने ऐसे वरर किया था ताकि उसका वह पार्ट ही डैमेज हो जाए जो कभी उसका यूज ही ना कर पाए। वही आर्य के ऐसे करने से सभी लड़कों की हवा टाइट हो गए तो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़े हुए खड़े थे। वहीं लड़कियों की तो आर्य के लिए एक अलग ही इज्जत पैदा हो गई थी अपने दिल में। अस्मित देखा है आर्य अब अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो आगे के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर आर्य अस्मित को दूर धकेल देती और रुकते नहीं बल्कि और यह फोर्स के साथ दिवाकर को मारने लगते हैं। आर्य की हालत देखकर अस्मित को समझ जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, जो उसके लिए सही नहीं है। दिवाकर को मारते मारते उसके आसपास की जगह पूरी खून से लाल हो चुकी थी, मगर आर्य थी जो रुकने का नाम नहीं लेते। मैं आगे का इतना क्रूएल रूप देखकर लड़कों की हवा टाइट थी, वहीं लड़कियों के लिए दिल में चाहे इज्जत थी मगर एक डर भी था आर्य का यह रूप देखकर। आर्य के यह रूप किसी नॉर्मल इंसान के लिए सा पाना मुश्किल था। वहीं आर्यन बिना देरी के एक झटके में अस्मित के हाथों से वह बोतल ली और एक झटके में से खोलने ही दिवाकर के मुंह में जबरदस्ती उसे पिलाने लगी, नाक बंद करके, ताकि वह लिक्विड अपने मुंह से ना निकल पाए, उसे पीना ही पड़े। आर्या इतने पर ही नहीं रखी, दिवाकर को बालों को पकड़कर वहां रखे दीवार पर उसके सर को पटकने लगी। आर्या को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख मृत्युंजय उसके पास जाने लगा तो अस्मित उसे जाकर बोला, मिस्टर शेरगिल आप मैम से दूर रहिए, आप अगर उनके पास गए तो शायद खुद को हर्म कर ले। मृत्युंजय गुस्से से बोला, तुम दो कौड़ी के लड़के मुझे बताओगे कि मुझे मेरी स्वीटहार्ट के पास कैसे जाना चाहिए और कब नहीं। अस्मित एक व्यंग भारी मुस्कान मृत्युंजय को देते हुए बोला, यह दो कौड़ी का लड़का मैं के पास तब रहा है जब उन्हें आपकी जरूरत थी, मगर अब उन्होंने आपकी जरूरत नहीं है तो आप उनसे दूर रहे तो अच्छा होगा। और वैसे भी अभी मैं सबके सामने कहा है, आप कौन से कोई रिश्ता नहीं तो आप उनके पास जा सकते नहीं, क्योंकि आपसे ज्यादा उनके जिंदगी में मैं रहा हूँ और मेरे को पता है मैम कैसे कब रिएक्ट करती है। मिस्टर ओबेरॉय यह सब देख और सुन रहा था, मगर अब उससे रहा नहीं जाता है, क्योंकि वह आर्या की हालत को ध्यान से देख चुका था कि वह ठीक नहीं है। अब उसे उसकी जरूरत तब उसके पास जाना होगा। अस्मित के पास जाकर कहता है, मैं देखा हूँ उन्हें। मिस्टर ओबेरॉय को देख अस्मित एक मुस्कान के साथ कहता है, आप जा सकते हैं उनके पास। मृत्युंजय गुस्से से कह दिया, अजनबी इंसान मेरी स्वीटहार्ट के पास नहीं जाएगा।
कृतन गुस्से से मृत्युंजय का जवाब देते हुए कहता है, मुझे तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, मुझे कब मेरी जान के पास जाना है और कब नहीं, और आप उससे दूर है तो अच्छा होगा क्योंकि उसकी लाइफ में आपका कोई वजूद नहीं है। मिस्टर शेरगिल अजनबी हूँ, फिर भी उनके लिए सेफ हूँ, किसी अपने की तरह उनके लिए धोखेबाज तो नहीं होगा। वही कृतन की बातों से मृत्युंजय को गुस्सा आ जाता है और वह कृतन कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से से बोलना है, मृत्युंजय खुद को समझते क्या हो तुम, किस बात का इतना घमंड है तुझमें। कृतन अपना कॉलर छुड़ावाते हुए बोला, घमंड होना अच्छी बात है मगर मुझमें वह घमंड नहीं, क्योंकि खुद पर घमंड अच्छे अच्छे की जिंदगी को तबाह कर देता है। मिस्टर शेरगिल वक्त संभल जाइए, वरना ऐसा ना हो जिस रास्ते पर आप चलने की कोशिश कर रहे हो वह आपको तबाही के रास्ते पर ना ले जाए। मृत्युंजय हंसते हुए बोलो, जिसे तुम तबाही का रहे हो वह मेरा जुनून और दीवानगी है, जिसे मैं अपने के लिए किसी की तबाही भी ला सकता हूँ। कृतन रूट टोन में बोला, घमंड अच्छा है मगर यह पूरा नहीं होगा मेरे होते हुए। जिस दीवानगी की तुम बात कर रहे हो मेरा सुकून है और मेरी जान है, जिसके लिए मैं तुम्हें तो क्या किसी के भी वजूद को भी मिटा सकता हूँ, क्योंकि वह सिर्फ मेरी है। अगर किसी ने उसके पास जाने की कोशिश की तो उसकी सांसें छीन लूंगा, अगर उसे किसी ने मुझे दूर करने की कोशिश की तो मैं उसकी जिंदगी से उसे दूर कर दूंगा, अगर हमारे बीच में किसी ने आने की कोशिश की उसकी जिंदगी को जन्म बनाकर छोड़ दूंगा। मृत्युंजय गुस्से से बोला, यह तो तुम्हारी गलतफहमी है मिस्टर ओबेरॉय, तुम अभी जानते नहीं हो अच्छे से मृत्युंजय शेरगिल को अपनी चीज अपने के लिए किस हद तक जा सकता है। कृतन गुस्से से बोल, खबरदार जो मेरी जान को किसी चीज से कंपेयर करने की कोशिश की। कृतन और मृत्युंजय की लड़ाई की वजह से एक कोल्ड वॉर जैसा हो गया था। कॉलेज के आसपास सभी बच्चे उन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे। जिस लड़की के लिए लड़ रहे थे वह लड़की तो अभी अपनी क्वालिटी दिखने में मिस्टर दिवाकर के ऊपर अपना गुस्सा निकलने में मशगूल थी। इस बार से अनजान की दो फेमस लोग बिजनेसमैन उसके लिए लड़ रहे हैं। रुद्रादित्य के पास जाकर मृत्युंजय और प्रधान को देखते हुए बोलना, यह दोनों तो ऐसे लड़ रहे जैसे हम फिल्म की शूटिंग देख रहे हो, एक हीरोइन के पीछे दो मजनू पागल, ऐसे कहानी में एक अनार दो बीमार वाली फीलिंग आ रही है दोनों को देखकर। मैं जैसे सभी ने उसकी बात सुन ली हो तो नीचे उसके पास आकर बोले, अगर तुम चुप नहीं होना तो उसे अनार के बीमार का तो पता नहीं मगर तुम्हारी कुटकुट के अभी बीमारी कर देगी। तुम्हें याद ना हो तो याद दिलाती हूँ, कैसी है अनार, तुम्हें मार मार के भरता बनाने पर तुली हुई थी, अगर उसने सुन लेना क्या करेगी तुम्हारा क्या पता फिर कैसे लोगो तुम उसे अनार के हाथों से मार खाकर, फिर कैसे टूटी हड्डी की साथ लगोगे तुम, एक बीमार प्राणी, फिर सबको अपनी दास्तान सुनाना, एक अनार ने मार के कर दिया तुमको मार। इन सब की बातों को इग्नोर करते हुए अस्मित कृतन के पास जाकर बोला, सर आप मैम को यहाँ से ले जाइए, यहाँ का मैं संभाल लूंगा, अभी मैम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हूँ, उनके खुद को भी चोट पहुंचा सकती हो, खुद उसके लिए उनके लिए हम हो सकता है यह सब। वही कृतन जो मृत्युंजय को गुस्से से घूर रहा था वह अस्मित की बातों से होश में आया। आप जाकर उसे आर्य का ख्याल है, वह मृत्युंजय को इग्नोर करते हुए आर्य के पास जाने लगा। जब उसने आर्य की हालत देखी जो कि अच्छी नहीं थी तो उसके हाथों की मुट्ठी कस गई। आर्य बिना रुके हुए दिवाकर को मार रही थी, अपने हाथों का ख्याल किए बिना उसके हाथों से खून धारा भारी जा रही थी, उसे अपने आप का कोई होश ही नहीं था। कृतन ने बिना देरी किए आर्या के हाथों से हॉकी स्टिक छीनकर दूर फेंक दी। वहीं अपने हाथों से किसी को हॉकी स्टिक छीनकर फेंकता देख आर्य के गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर चढ़ गया था। वह जैसे ही पीछे घूमकर कृतन को मारने वाली थी वैसे ही एक मजबूत हाथ में आर्य को हाथ को अपने हाथों से पकड़कर उसके पीठ से लगा दे। आर्या बिना किसी भाव से सामने वाले इंसान को घूरते हुए देखकर बोली, मेरा हाथ छोड़े मिस्टर ओबेरॉय, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, पता चले आप ही मेरे गुस्से का शिकार हो जाए, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। कृतन गुस्से से बोलना है, इतना गुस्सा करना जान तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं, और पकड़ना है तो मुझे पकड़ो, मैंने कब कहा मुझे छोड़ने के लिए नहीं, मैं खुद को तुम्हें छोड़ने दूंगा, एक बार पकड़ के तो दिखाओ सही। आर्या गुस्से से चिल्लाते वाली बकवास बंद कीजिए, अब कहीं ऐसा ना हो आपका ही मर्डर आज मेरे हाथों हो जाए। कृता आर्य को देखते बोला, क्या गुंडों वाली लैंग्वेज बोली रही हो, बात करनी है तो थोड़ी रोमांटिक ही कर लो, इतना हैंडसम मुंडा तुम्हारे सामने खड़ा है, अगर इतना ही रोमांस मर्डर है तो जाकर ढूंढो ना किसी को, यह जाकर मृत्युंजय शेरगिल के साथ रोमांस करो, मेरा दिमाग मत खा मिस्टर ओबेरॉय, वरना। प्रधान गुस्से से बोल, कितनी बार का उसे आदमी के साथ मेरा नाम मत लिया करो, मगर तुम्हें समझ में ही नहीं आता, और क्या बार बार उसका साथ मेरा नाम जोड़ी रहती हो, एक बार तुम्हें ट्रेलर दिखाएं, समझ में नहीं आता, मैं उसे टाइप का नहीं हूँ, अपना तो मुझे पता है, उसका नहीं, उसको बोलो किसी और को ढूंढ ले। हाँ मैं इतना हैंडसम मुझे पता है, वह मुझे पसंद करता होगा, इसमें मेरी गलती नहीं, मगर मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ जान, तुम भी पसंद कर लो, क्या पता तुम्हारा एक्स रे पीछे पड़ जाए, फिर तुम्हारा क्या होगा, कहीं तुम्हारा एक्स तुम्हारी शौतन ना बन जाए। चलो अभी मैं तुम्हें थोड़ा रोमांस सीखता हूँ, तुम कितनी अनरोमांटिक हो, मुझे तो तुम्हें देखकर रोमांस करने का मन करता है, एक तुम हो जो मुझसे ही दूर भागती रहे, तो कहीं कहीं मुझे शक होता है कहीं तुम्हें इस चुड़ैल तो पसंद नहीं। आगे त्रिशा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आर्या से गुस्से से घूरते हुए कहते, शटअप, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जिसे पसंद करूंगी, इतना बड़ा टेस्ट नहीं है मेरा, फिर तो ठीक है जान। यह कहते हुए कीर्तन आर्य को अपनी गोदी में उठा लेता है। कृतन के ऐसे अचानक उठाने से आर्या घबरा जाती है और कहती है, क्या पागलपंती है, क्यों उठाया मुझे, मैं चल सकती हूँ, भगवान ने मुझे दोपहर दिया, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम गोदी उठा लिया, मुझे मेरे होते तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं होते हुए तुम्हें चलने की क्या जरूरत, मेरी गोदी है ना तुम्हें मेरे लिए। कृतन आर्या को चिढ़ते हुए आगे बोला, वैसे भी अभी से ही प्रैक्टिस करना जरूरी है ना, शादी के बाद सुहागरात के दिन तुम्हें ऐसे ही ले जाना पड़ेगा ना, मुझे मुझे अपनी जान का वजन उठाने की आदत तो उठानी पड़ेगी ना, आखिर तुम इतने फुलहू जैसी हो, दिखे में सिर्फ मोती लगती है मगर उठाने में किसी फूल या गधेड़े में भारी हुई रुई से काम नहीं। आर्य गुस्से से बोली, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, तारीफ एक तरफ तो मोती बोल रहे हो, एक तरफ तो मुझे गद्दार फुल कह रहे हो। कृतन अपनी गाड़ी के पास आ गया था, पंकज अपने बॉस को अपनी गाड़ी के पास आता तक जल्दी से गेट के पीछे का बेक सेट का दरवाजा खोलना है, गेट खोल लेते ही कृतन आर्या को अपने गॉड में लेकर बैठ जाता है। आर्या गुस्से से कहती है, फिर तुम मुझे गॉड में लेकर बैठकर कितनी बार कहा है, मैं बच्ची नहीं हूँ, तो आर्य के जवाबों का देते हुए एकदान कहता है, कोई बात नहीं जान, तुम मेरी गोदी में बैठ सकती हो, तुम्हारा हक जो है, आखिर तुम्हारा होने वाली पति की ही गोद है, ऊपर से नीचे तक तुम्हारा ही हूँ जान, जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती हो मुझे जान। आर्य गुस्से से कृतन से कहती, आखिर चीज लाइन कितनी लड़कियों को बोली है, कितनों के साथ फ्लर्ट किया है ऐसा। आर्या की बातों से गुस्सा होते हुए मिस्टर ओबेरॉय उसके गले को पड़ते हुए पीछे से उसका चेहरा अपने सामने लाते हुए बोलते, तुम पहले हो, और आखिर यह कहते हुए उसके गर्दन पर अपने फोटो को रख वहां वाइट करते हुए कहता, यह तुम्हारी पनिशमेंट, मेरा नाम किसी के साथ जोड़ने के लिए जान, और एक बात याद रखना कि धन और ब्रोई की जिंदगी में सिर्फ एक लड़की आई है और हमेशा वह रहेगी, और वह हो तुम, उसकी जिंदगी, उसके जीवन, उसकी बॉडी, उसकी सांसों, उसके प्यार, उसके हर चीज पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा जान। वही कृतन की बातों को सुन आज आर्य के दिल में एक हलचल सी होने लगी थी, वह जानती नहीं थी वह क्या था, मगर इतना जानती कृतन का यह सब कहना उसके दिल को सुकून दे रहा था।
आर्य अनजाने में ही कृद्धन को कस के हक कर लेती है। वही कृद्धन इस बात से खुश होकर आर्या को टाइट हक कर लेता है। कुछ देर में आर्य की बॉडी ढीली पड़ जाती। जब कृद्धन आर्या के चेहरे को आगे करके देखा है तो आर्य बेहोश हो चुकी थी। शायद उसके हाथों से बाहर रहे खून की वजह से वह बेहोशी हो चुकी थी। कृद्धन एक्सप्रेशन जो पहले स्वीट तो एकदम डार्क हो जाते हैं। वह अपने ड्राइवर को पार्टीशन ऑन करने को बोलना और कहता है गाड़ी ओल्ड ओबेरॉय मेंशन चलो। कृद्धन कुछ सोचते हुए खुद से बोलना है जान तुम्हें वहां जाना ही होगा मेरे साथ, वरना कैसे दुश्मनों को दिखाएंगे। आखिर उनके प्लान को कामयाब होने से पहले मैं उन्हें एक सदमा जो देना चाहता हूँ। एक कहानी उन्होंने देखी थी साजिश की, एक कहानी मैं लिखूंगा उनकी मौत की। यह कहते हो आर्य के बालों को हल्के हाथों से चलने लगा। कहानी को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और स्टोरी बताइए होगा आज की कैसी लगी। कृद्धन को आर्य को गोदी में उठता हुआ देख मृत्युंजय गुस्से से पागल हो जाता है, जिससे वह कृद्धन को कुछ कहा पता उससे पहले कृद्धन अपनी गाड़ी में बैठकर ओल्ड मेंशन के लिए निकल जाता है। वहीं आर्य और कृद्धन को जाता हुआ देखकर मृत्युंजय गुस्से से अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को मृत्युंजय गुस्से से घूर रहा था, क्योंकि ड्राइवर ने अभी तक गाड़ी स्टार्ट नहीं की थी, जिसे मृत्युंजय का गुस्सा बढ़ रहा था। मृत्युंजय गुस्से से चिल्लाते हुए कहते गाड़ी चलाओगे तुम्हें उठाकर बाहर फेंकू मैं। मृत्युंजय की इतनी डरावनी आवाज सुनकर ड्राइवर की रुकावट जाती है, फिर भी वह हिम्मत करके पूछता है सर कहाँ जाएंगे। वैसे ही मृत्युंजय का दिमाग मिस्टर ओबेरॉय ने खराब कर रखा, तब उसका ड्राइवर यह सवाल पूछकर उसके दिमाग को और ज्वाला भट्टी बना रहा था। वह गुस्से से बोल जहनू में ले चलो महागुरु के पास ले चलो। मृत्युंजय की बातों को सुनने के बाद ड्राइवर गाड़ी को दूसरी ओर मोड़ लेता है जहां पर लोगों को जाना माना था। शहर के लोग जाग जाने से मानते, क्योंकि वह पहाड़ डरावने इलाका माना जाता है जहां लोग जाने के बाद गायब हो जाते थे। वह एक शर्पित जगह मानी जाती थी। शहर कई लोगों का मानना था कि वहां पर लोगों की आत्मा को मुक्त किया जाता था। वहां पर लोगों बाली या साधना के लिए मारा गया था, इसलिए वहां पर उनकी आत्मा आज भी भटक रही थी। मगर वहां मृत्यु क्यों जाता था, यह पहेली थी जो कि आर्य से जुड़ी हुई थी। ओल्ड ओबेरॉय मेंशन। कृद्धन की गाड़ी एक महल जैसे दरवाजे पर आकर रोक, जिसका कलर ब्राउन एंड गोल्ड था। उसके डिजाइन का इस साल पुरानी लगा रहे थे जैसे राजा महाराजाओं के जमाने में थे। कृद्धन गाड़ी रोकने से अपनी आंखें खोलता है जो कि वह बंद करके बैठा था। उसकी गोद में बेहोश उसकी जान को अब होश आने लगा था। होश में आने की वजह से आर्य कृद्धन की बाहों में कसमस आने लगी थी, जिसे महसूस करते ही कृद्धन ने अपनी आंखें खोल ली थी। आर्य अपनी आंखें खोलने के बाद उसकी आंखों के सामने सिर्फ प्रधान का हैंडसम चेहरा आता है। एक पल के लिए उसकी आंखों में देखते ही आर्य सब कुछ भूल जाती है, मगर अगले ही पल आर्य कृद्धन की बातों से चिढ़ जाती है। कृद्धन को चिढ़ाने के लिए उसे बोलते हैं मैं हैंडसम तुम्हारा ही हक है, जब चाहे जैसे चाहे देख सकती हो जान, बस एक बार अपनी इस हैंडसम बॉयफ्रेंड को याद कर लेना। आर्या गुस्से से कहती है तुम्हारा यह ख्वाब ख्वाब ही रहेगा मिस्टर ओबेरॉय। कृद्धन कोई बात नहीं जान, ख्वाब को सच करना मुझे आता है। वैसे आप भी जान तुम्हें किसी से मिलना देखो, तुम अपने ससुराल आई हो तो थोड़ा शर्माओ जान, क्योंकि हमारे घर में सब कुछ शर्मीली पसंद है, ना कि तुम जैसी खूंखार जंगली बिल्ली। आर्या चढ़ते हुए बोली जाकर इस शर्मिला को ढूंढना जो पूरे दिन शर्माती रहे, मेरे पीछे क्यों पड़े हो मुझ जैसी जंगली बिल्ली के। कृद्धन रूठे हुए बच्चे की तरह बोल जान मुझे तो जंगली बिल्ली पसंद है, जानवरों का शिकार करने वाली जंगली बिल्ली चाहिए मुझे, ना कि घास फूस खाने वाली शर्मीली लड़की। रे गुस्से से चिल्लाते वाली पागल आदमी, तुम क्या मुझे जानवर समझते हो जो मैं जंगली जानवरों को शिकार करती हूँ। आर्या चिल्लाते हुए बोली पागल आदमी क्या समझते हो मुझे जंगली जानवर जो जानवरों के साथ रह रहे की जानवरों का शिकार करती है। कृद्धन अपने साइड में पानी की पड़ी बोतल उठाते हुए आर्य के मुंह के पास ले जाते हुए बोला जान इतना मत चलाओ, तुम्हारी सुरीली आवाज फटे हुए बड़ी की तरह हो जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा, पूरी जिंदगी फटे हुए बांसुरी को तो नहीं सुन पाऊंगा ना। आर्या मुस्कुराते हुए अपनी हाथ को पीछे ले जाते हैं, जिस जो हाथ सही था उससे कुछ ढूंढते हुए जब उसके हाथ में फाइल आई तो गुस्से से प्रधान को मारते हुए बोले पागल आदमी शादी करना है इंसान से और गुण ढूंढ रहे हो जानवर वाले, कभी कहते हो जंगली जैसे खाने वाली चाहिए जानवर को शिकार वन, कभी कहते हो फटे हुए आवाज वाली, क्या जानवरों की क्वालिटी वाली लड़की से शादी करनी है। जान ऐसे खुद को जानवर से तुलना मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, इतनी एनर्जी अभी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जान, इतनी है एनर्जी तब करना जब हम बेड पर एक्सरसाइज करेंगे। कृद्धन ने मुंह बनाते हुए कहा। आर्य का फैसला हो गया गुस्से से, यह शर्माने से पता नहीं मगर वह कृद्धन तरफ देखकर बोली बेशर्म आदमी मुंह बंद करो। अब तक गाड़ी उसे बड़े से गेट से अंदर आ चुकी थी, जिसकी वजह से कृद्धन जब गाड़ी से बाहर निकलता है तो अरे सामने एक बड़ा संभल देखकर उसी में को जाती है, एक सुकून मिलता है उसे देखकर यह इस घर को। कृद्धन जैसे आर्य को लेकर गेट पर पहुंचता है तभी किसी के दमदार आवाज आती है, जो कह रहे थे रुक जाओ, वहीं पर बरखुरदार। वही उसे आदमी की आवाज सुनकर आर्य कृद्धन को नीचे उतरने को कहती है, वही कृद्धन उसे आदमी को घर के देखता है। इंट्रोडक्शन ओबेरॉय फैमिली। जयवंत ओबेरॉय कृद्धन के फादर, उम्र 50 साल। यह दिखाने में किसी हीरो से कम नहीं है, इन्हीं के ऊपर हमारे हीरो के फीचर है। इनका नेचर थोड़ा रूड, गुस्सैल और सख्त है, बाहर वालों के लिए मगर घर वालों के लिए सॉफ्ट हो जाते हैं। मगर अपनी पहली बीवी से प्यार करते जिनका नाम साइना था, की मृत्यु अचानक से हो गई थी जिसका कारण किसी को नहीं पता, वह एक राज है। उनकी दूसरी बीवी का नाम अर्पित है। जॉइन के नाम की पत्नी सभी के सामने तो पत्नी पति वाला व्यवहार करते हैं, मगर अकेले में दोनों अजनबी की तरह रहते हैं। इनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं। अर्पिता ओबेरॉय कृद्धन की स्टेप मॉम, उम्र 35। यह थोड़ी सावली है, यह गरीब परिवार से है मगर दिल की साफ है। इनका कोई अपना बच्चा नहीं है मगर यह कृद्धन और उसके भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों की तरह। बलदेव ओबेरॉय कृद्धन के दादाजी, उम्र 65 साल। इनका नेचर थोड़ा सा ताकते, घर के सभी बच्चों के लिए बड़ों के लिए उन्होंने रूल बना रखे हैं जो सभी को मनाना पड़ता है। यह एक मिलिट्री आर्मी ऑफिसर है। कुलवंती ओबेरॉय, उम्र 60 साल, कृद्धन की दादी। इनके आगे उनके पति की नहीं चलती है, नेचर से थोड़ी स्वीट एंड क्यूट और केयरिंग है, मगर जब बच्चों की गलती पर आती है तो उनको सजा देने से पीछे नहीं हटती। वसुंधरा महेश्वरी, उम्र 45 साल, बलदेव जी की बहन। यह थोड़ी लालची और रूड किम की औरत है। यह जब देखो जब अपने घमंड में रहती है। इन्हें किसी से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। इन्हें अर्पिता जी पसंद नहीं है क्योंकि वह एक गरीब परिवार की लड़की है। प्रणाम महेश्वरी, उम्र 50 साल, वसुंधरा जी के पति। इस सरल एवं स्वभाव के आदमी है, मगर उनकी शादी वसुंधरा जी से बिजनेस मोती के लिए हुई थी, मगर वसुंधरा जी को इनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें बिजनेसमैन हस्बैंड चाहिए था। आहान और मिष्टी कृद्धन बहन है, छोटी दोनों। आहाना बड़ी है, मिष्टी से उसकी उम्र 22 साल है, मिष्टी की उम्र 20 साल है। दोनों ही चंचल नटखट मासूम दिल की लड़कियां हैं। लविश ओबेरॉय 25 साल, सपोर्ट पर्सन। इनका बिहेवियर इनके मूड पर डिपेंड करता है। वसुंधरा प्रणव के 2 बच्चे हैं, एक मोहित, सुजाता। मोहित जिसके बारे में अपने कॉलेज के चैप्टर में पढ़ा था। सुजाता महेश्वरी एक पेजे से मॉडल है, उम्र इसकी 24 साल है, गुण अपनी मां की तरह है दोनों के बच्चों के। बैक टू स्टोरी।
कृद्धन आर्य का हाथ पकड़ते हुए मेंशन के अंदर लाया। वही आर्य को देखते हुए सभी एक पल के लिए उसमें खो गए, मगर जब कुलवंत जी की नजर आर्य के जख्मी हाथ पर गए तो कृद्धन को डांटे हुए पूछा, इस बच्ची को क्या हुआ? कुलवंत जी की बात सुन के सभी का ध्यान आर्य के जख्मी हाथों पर गया, जहां अभी तक खून बह रहा था। अर्पिता जी आगे आए और आर्य के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए आर्य की फिक्र करते हुए, का बेटा आपको दर्द हो रहा होगा, देखिए कितना खून बड़ा है, हम आपके फर्स्ट स्टेट कर देते हैं। यह कहते हुए अपने घर के नौकर यानी रामू काका को बोलते लगी, रामू काका फर्स्ट स्टेट लेकर आई, इस बच्चे को चोट लगी है, इनके हाथों की ड्रेसिंग करनी है। वहीं आर्य अर्पिता जी को इतनी चिंता करते हो खुद की देख उन्हें अपनी माँ आस्था जी की याद आ जाती है, क्योंकि एक में ऐसे अपने बच्चे की चिंता करती है। आर्य कृद्धन की तरफ सवालिया नजरों से देखते हैं। कृद्धन आर्य की नजरों का सवाल समझकर बोलना है, यह मेरी माँ है अर्पिता ओबेरॉय। आर्या मुस्कुराते हुए अर्पिता जी की तरफ देखते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ आंटी। अर्पिता जी मुझे करते हुए कहती, बेटा आपको इतनी चोट लगी और खून निकल रहा है, आप कह रहे हो ठीक हो, चुपचाप आप हमारे साथ चली, हम आपकी ड्रेसिंग करेंगे। आर्य भी बिना कुछ कहे अर्पिता जी के पीछे चली जाती है। उनकी ममता को देख करके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। कृद्धन आर्य को चुप देखकर मुंह बनाकर उसके कान में बोला, अब क्यों नहीं बोला, अब बोलती क्यों बंद हो गई, मेरे सामने तो बड़ा बकरी की तरह मुंह चलती है। वही आर्य यह सुनकर कृद्धन को गुस्से से घूरती है, गुस्से से बोलते, अपना मुंह बंद करो वरना तुम्हारे परिवार के सामने अभी धो दूंगी, फिर मत कहते रहना कि कैसी जंगली बिल्ली पाई है। कृद्धन गुस्से से आर्य को देखते ही बोला, सोचना भी मत ऐसे करने की। आर्या मुस्कुराते हुए बोली, अभी देखो मैं क्या क्या करती हूँ। यह कहकर आर्य कृद्धन को एक डेविल स्माइल पास करती है। अर्पिता जी कुछ ही देर में आर्य की ड्रेसिंग कर देती है, फिर आर्य के बालों को सहलते हुए कहती है, बेटा आपका नाम क्या है और आप कितनी चोट कैसी लगी? आर्य मासूम सा फेस बनाकर अपना चेहरा नीचे छुपा के रहती है, कुछ नहीं आंटी, वह ऐसे ही चोट लगा गई बस। बलदेव जी आर्य से पूछते हैं, बेटा आपको डरने की जरूरत नहीं, आप बताइए आपको कैसे चोट लगी, किस नालायक ने? तो कुछ नहीं कर कृद्धन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं। आर्य मासूम से चेहरा बनाकर बाल दिए जीव की तरफ देखकर कहते, नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया, बस मैंने ऐसा आप लोगों से मिलने की जिन तो इन्होंने को गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, आप इन पर गुस्सा मत होए, गलती मेरी है, इन्होंने माना किया था, हम अपने बारे में अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। यह कहते हो आर नीचे मुंडे करके हंस रही होती है। कुलवंत जी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए आर्य से पूछते कि बारे में बात कर रहे हो, किस बारे में नहीं बताना था? आर्य प्रधान की तरफ देखकर जो सही घर के देख रहा होता अब से डरने का नाटक करते अपना सर नीचे छुपा के अर्पिता जी से चिपक जाती है। बलदेव जी थोड़ी सख्त आवाज में बोलते, आपको डरने की जरूरत नहीं है, इनको हम देख लेंगे, हमारे रहते ही आपको हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, बेझिझक सच बताइए हमें। कृद्धन आर्य को देखते हुए पहले तो शौक होता है, फिर कहता है, यह लड़की कितनी चेंज है, अभी कुछ देर पहले शेरनी बन रहे थे, अभी यहाँ के भीगी बिल्ली बन गई है। इसकी सजा तो तुम मिलेगी, जान पनिशमेंट तो बनती है ना जान, आखिर तुमने हमें फंसाए तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी ना जान, वह भी हमारे स्टाइल में। आर्य जी झुकता हुए बोली, हम पिछले 6 महीने से रिलेशनशिप में, मगर हम कितनी बार इन्हें कहा है हमें आपके फैमिली से मिलना है, मगर ये हर बार कुछ ना कुछ बहाना करके मना कर देते कि हमारी फैमिली वाले इस रिश्ते को नहीं मानेंगे, हम जब भी मिलने को बोलते तो हम पर गुस्सा करते हैं। यह बोलते हैं हमारे दादा दादी थोड़ी ओल्ड फैशन के हैं, उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा, लव मैरिज यू मैरिज। यह सुनते ही कुलवंत जी गुस्से से अपनी छड़ी उठाते हुए कहती है, माठ हुए कृद्धन को बदमाश कहीं कि हम तुम्हें कहां से ओल्ड फैशन लगता, और काम हमने कहा कि तुम लव मैरिज नहीं कर सकते, और कब हमने तुम्हारे इस रिश्ते को माना, क्या है बताओ, तुमने तो हमें हमारी होने वाली बहू के सामने बड़ा बना दिया, नालायक कहीं के, खुद तो कुछ काम नहीं करते, दुश्मन हमारे पर पोती नातिया के। अगर यह बच्ची आ जाती नहीं तो हमें कैसे पता चलता तुम क्या खिचड़ी बना रहे हो, कितनी मासूम और प्यारी बच्ची है, कितना परेशान करके रखा है तुमने, अत्याचारी खड़ूस ड्रैकुला हो गया बिल्कुल अपने दादा की तरह। बलदेव जी जो इतनी देर से सत्य अपनी बीवी की बात साधन को गुस्से से घूरते हुए कहते, नालायक कहीं के, तुम्हारी वजह से आज हमारी बीवी हमसे नाराज हो गए, अगर नहीं मानी ना तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। कृद्धन गुस्से से बोल, ऐसी बीवी क्यों ले थे जिसे मानना पड़े बार बार। आर्य मासूम सा फेस बनाते हुए कृतदान से कहती है, दादी कितनी अच्छी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, देखो ना कितने प्यार करती है सबसे, और दादा भी कितनी क्यूट, आप तो बेफालतू में दादा को इतना जल में जुल्मी कर रहे थे। अगर आपको हमसे नहीं मिलवाना तो कोई बात नहीं, आप ऐसे सबके बुराई थोड़ी कर सकते हो, सब कितने क्यूट है। बलदेव जी आर्य की बातों को कृद्धन को घूरते हुए कहते कि किसी के सामने ऐसी तरफदारी की है तुमने। कुलवंत जी भी करते धन को घूरते हुए कहते, अगर यह बच्ची आई ना होती तो हमें तो पता ही नहीं चलता तुमने क्या क्या करनामे कर रखे देश में हमारे खिलाफ। कृद्धन गुस्से से बोले, कोई मासूम बच्ची नहीं, शैतान की पुड़िया है। आर्य सुबह कहते, हम शैतान की पुड़िया है, हमसे पीछा छुड़ाने के लिए सब कर रहे, हम इतने बुरे भी नहीं है, हम कितने मासूम हैं, आपसे तो अच्छे हैं, आपसे शैतानों के नाना है। वही तभी आर्य को किसी के हंसने की जोर से आवाज आती है, तो आर्य अपना सर उठाकर सामने देखकर जहाँ पर इसी से थोड़ी बड़ी 2 लड़कियां दिखती है जो बहुत क्यूट प्यारी है। आर्य मुंह फुला के हम दोनों की तरफ देखते और कहते, हमने क्या जोक मारा जो आप दोनों हम पर हंस रहे हो। यह दोनों कृद्धन की बहन अहाना और मिस्टी आर्य के पास आकर बोली, नहीं भाभी आप क्यूट हो, आपने कोई जोक नहीं मारा, बस आज पहली बार भाई के टक्कर का कोई मिला है जो इतने अच्छे से उन्हें संभाल सके। आर्या कृद्धन को ऊपर से नीचे अजीब नजरों से देखी है। कृद्धन आर्या को ऐसे खुद को देखा हुआ देख बोलना है, मुझे इतना गुरूर के देखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ। आर्या उल्टी जैसा फेस बनाकर बोलते कि सपनों में और हैंडसम और तुम, मैं तो यह देख रही थी कि तुम अभी भी इतने छोटे बच्चे हो जो तुम्हें नैनी की जरूरत पड़ गई संभालने के लिए, जब मुझे तुम्हें संभालना पड़ेगा। कृद्धन आर्य की बातों को सुन गुस्से से बोलना है, शट अप, तुम्हारा दिमाग घुटनों में गया है क्या, जैसे पागल की बातें करती रहती हो। कुलवंती जी मुझे से कहते हैं, चुप हो जा नालायक, बच्ची को ऐसे डरने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। कृद्धन गुस्से से कहते हैं, आपकी बच्ची मेरी जान है तो इस बच्ची कहना बंद कीजिए, इससे जो भी कहना हक है वह मेरा है, आपका नहीं, आप अपनी जाकर बेबी को संभालिए। कुलवंत जी गुस्से से कहती है, बदतमीज लड़का, तूने शर्म नहीं आती सबके सामने ऐसे बोलते में, अभी हमारी बहू आई है और तुम ऐसे बात कर रहे हो। कृद्धन बेफिक्रे से बोला, बहू आई तो क्या वह भी मुझे बेबी ही बोलेगी, आप मॉडर्न हो गई, इसका मतलब यह नहीं कि वह ओल्ड हो गई है, मियां जान इज गोल्ड। कुलवंत जी बोले, कुछ तो शर्म कर ले, शर्म भी खाई लगा रहा है तुमने नालायक। कृद्धन जिसने की शर्म उसके फूटे करम, अगर आपने और दादा ने शर्म की होती तो आज हमारी इतनी बड़ी फैमिली कहां से आती, चढ़ाते हुए बोला कुलवंत जी को कृद्धन। आर्य मुंह फाड़े कभी कृद्धन को देखते कभी उसकी फैमिली को, जैसे आज उसे कोई 8वां अजूबा देख लिया। वह माँ में कहती है, मुझे तो लगती आदमी मेरे सामने ही बेशर्म, यह तो मगर अपनी फैमिली के सामने महाबेशर्म है।
कुलवंत जी रोनी जोशी शक्ल लेकर बलदेव जी की तरफ देखती है, वहीं पर उनकी ऐसी शक्ल देखकर बलदेव जी गुस्से से कहते हैं, नालायक मुंह बंद कर, वरना तेरी शादी उसे सोनिया से कर दूंगा, फिर तेरे सर पर चढ़ के नाचेगी ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। आर्य बलदेव जी की तरफ देखकर कंफ्यूजन से पूछता है, सोनिया कौन है? बलदेव जी की कृतधन की तरफ देखकर डेविल स्माइल करते हुए जैसे बोलते बता दूं। कृतधन बलदेव जी को डेंजरस लुक देता है, जैसे कह रहा हो बताकर दिखाओ फिर आपकी खैर नहीं। बलदेव जी आर्य की तरफ देखते हो कहते हैं, वह है ना सोनिया है ना, इस नालायक की गर्लफ्रेंड थी जो पता नहीं कहां से अचानक प्रकट हो गई है, अब महाशय से शादी करना चाहती है। महाशय ने कुछ नहीं कर सबके सामने सोनिया ने कहा है वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। आर्य यह सुनते ही जोर से रनने लगती है और वहां से कुशन उठाकर कृतधनन की तरफ फेंकते हुए कहते, बेवफा बदतमीज कैरेक्टरलेस चमगादड़, कौन सी चुड़ैल मिल गई जिसे बच्चे पैदा करने के लिए उठा लाए। जोर से दहाड़ मार हुए आर्य रोने लगती है और वहीं बैठकर अपनी छाती पीने लगते हैं। आर्य को ऐसे रोते हुए देखकर कृतधन एक पल के लिए शोक हो जाता, फिर उसके पास जाकर कहता है, जान ऐसा कुछ नहीं है। आर्य कृतधन को खुद से दूर धक्का देते रहते, मेरे फ्यूचर बेबी का क्या होगा। मैं यह सुनते सबको दूसरा शौक लगता है। बलदेव जी आर्या से पूछते हैं, बेटा फ्यूचर बेबी मतलब प्रेग्नेंट हो इस नालायक में, तो मैं कहीं का नहीं छोड़ा मुंह दिखाने लायक। कृतधन मुंह बनाते हुए कहते, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सोनिया को नहीं जानता। और बच्चे तुम यह क्या कह रही हो जान, यह बेबी कहां से आ गया? और जान। आर्य मुंह बनाते हुए अपने नाक को कृतधन की कोट में पूछते जो रोने की वजह से बह गए थे। प्रधान आर्य को गुस्से से घुटने के और कुछ पूछना है तो अरे मंडी ना मिला देती है। नहीं अभी तो और गंगा जमुना बहोगी ना, तो अभी तो बच्चा होगा ना, पूछ लो। और कृतधन चिढ़ते हुए कहता है। आर्य मुंह बनाते हुए कहते, जब आएगी तब पहुंच लूंगी, कहानी भगाना मत, नहीं रुको। और मैं क्या बात रही थी अभी, तुम्हारे चक्कर में सब भूल गई, बीच में मत टोका को करो ऐसे बार बार। मिस्टी कब तक से बोली, बच्चों के बारे में कह रही थी आप भाभी। आर्य खुश होते, बल्कि हाँ हाँ सही कहा तुमने, तुम ही तो एक अच्छी हो, बाकी सब भी अच्छे हैं, अगर यह नालायक बुरा है। कृतधन मुंह बनाते हुए बोला, यही नालायक तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है। आर्य रोटी हुए, बाली मेरा नहीं सोनपरी का। मिस्टी कंफ्यूज होते, बल्कि भाभी सोनपरी कौन है? आर्य रोटी हुए बोले, अभी दादाजी ने बोला ना, वही तो सोनपरी। मिस्टी हंसते हुए बोली, भाभी और सोनपरी नहीं सोनिया है। अरे रोटी हुए मुंह बनाते हुए, सोनपरी हो यह सोनिया, मुझे क्या करना, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी छोड़ने। और मैं कह रही थी मेरे फ्यूचर बच्चनम को क्या होगा, अगर नालायक से शादी करी तो फ्यूचर में बच्चे नहीं होंगे क्या? फिर आर्य प्रधान की तरफ देखते हुए शक बड़ी नजरों से देखकर बोली, कहीं तुमने तो कोई गड़बड़ नहीं? कृतधन मुंह बनाते हो बोला, मुझ में कैसी गड़बड़ की बात कर रही हो? अरे मुंह बनाते हुए कुलवंत जी से बोली, दादी अपने पोते का एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेना, पता चले इनका कोई पार्ट डिफेक्ट हो, फ्यूचर में आपके पोता पोती कहां से आएंगे। कुलवंत जी भी आर्य का साथ देते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहा रही हो, वही तो सोचो इतने सालों से लड़कियों से दूर क्यों भागता, शादी के नाम से अब गर्लफ्रेंड बनाई भी तो उसे हमसे मिलवा नहीं रहा है, कल ही डॉक्टर को बुलाकर इसका चेकअप करवा लेंगे। अगर इस नालायक डिफेक्टिव पीस में कोई डिफेक्टिव निकला ना, तो तुम्हें गोद ले लेंगे, तुम्हें अपनी पोती बनाकर अपना वंश आगे बढ़ाएंगे, तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के से करवाएंगे। कृतधन का तो जैसे सर फटने को हो गया और कुलवंत जी बातें सुन सुन के गुस्से से सब बोला, आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा सभी पार्ट ठीक है और तुम्हें अभी बताता हूँ। यह कहते हो आर्य को गोदी में उठा ले और सीढ़ियों की तरफ जाते हुए बोला, चलो तुम्हें रूम में बताता हूँ मैं कि मेरे पास डिफेक्ट है या नहीं। आर्य कृतधन को मारते हुए कहती है, जंगली मुझे नीचे उतारू, कहाँ ले जा रहे हो? कृतधन आर्या की तरफ देख डेविल स्माइल करते हुए बोलते, अपने पद चेक करने तुम्हें शक है ना कि पार्ट ठीक है, नहीं फ्यूचर में तुम्हें बच्चे होंगे कि नहीं, तो अभी ट्राई कर लेते ताकि तुम्हें फ्यूचर की चिंता ना रहे। आर्या बत्ती सी दिखाए हुए कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, अभी बच्चे नीचे उतार दो ना, बच्चे की जान लोगे क्या? कहते कहते अरे रोनी सूरत बना लेती है। कृतदान आर्य से मस्ती करते हुए कहता, ना बच्चे ऐसे कैसे चलेगा, हमको इस्तेमाल लेते हैं तो उसे चेक करके लेते ना, और यह तो तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड की बात है तो तुम्हें चेक करना जरूरी है ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने हर एक पार्ट ढंग से चेक करवाऊंगी। आर्य रोनी सूरत बनाते हुए हाथ पैर हिलाते हुए कहते, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चेक करना, तुम्हारे पास बहुत अच्छी है, सुंदर है। कृतन आर्य को तेज करते हुए मजे लेते हुए कहता है, नहीं बेबी तुमने तभी मेरे कोई पार्ट देखे नहीं, तुम कैसा खा सकती हो, ऊपर से देखने में भले में हैंडसम, अंदर के पार्ट 2 तुम्हें चेक करने होंगे ना। यह कहते हुए कीर्तन आर्य को बेड पर लेट देता और खुद खड़े होकर अपने कपड़े उतारने लगता है आर्य के सामने। आर्य चकते चिल्लाते हुए कहती है, नहीं बेवकूफ आदमी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने कितना मुझे परेशान किया था आज पूरे दिन, इसलिए तो मैं तो तुमसे बदला ले रही थी, इसलिए सोचा कि तुम्हारे घर वालों के सामने ऐसा कहूंगी तो आज तुम्हारी अच्छी खासी दांत लगी, मगर मुझे क्या पता तो तुम मेरी वाट लगा दोगे। आर्य कितने हिले और इतना चिकनी से उसके अचानक से गांव में दर्द होने लगता है, वह अपने जख्मी हाथ को पकड़ के चोरों से अपनी आंखें खींच लेती है। वहीं कृतधन आर्य को दर्द में देख उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या जरूरत इतना ही, लेकिन मैं कुछ को थोड़ी कर रहा था। उसके गांव के पत्ते को खोलने हुए वापस से गांव को साफ करने के लिए मेडिसिन बॉक्स लगा है और उसकी पट्टी को ठीक से अच्छे से साफ करके गांव को उसके ऊपर मेडिसिन लगाकर पट्टी बांध देता है। आर्य प्रधान को बड़े गौर से देख रही थी कि उसके इतना दर्द होने पर उसे कितना दर्द हो रहा है, उसके चेहरे पर उसकी फिक्र साफ दिख रही थी उसके लिए। कृतधन कहत, मैं ड्रेसिंग कर दी है और अपने कपड़े चेंज कर लो, वॉशरूम उसे तरफ है। आर्य कृतधन को देखते हुए कहते, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे अब घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है वैसे भी। आर्य उठकर जाने को होती है, कृतधन उसका हाथ पकड़ते लेता है। आर्य चढ़ते हुए कहते, आप क्या, आप तो ड्रेसिंग हो गई है, अब तो मैं घर जा सकती हूँ। कृतधन ना गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम किसी के पास सुनती हो कि नहीं, मैंने कहा ना आज तुम कहीं नहीं जाओगी, अपनी हालत देखो, कपड़े कितने खून से भीगे हुए हैं, अगर ऐसे तुम्हारी मॉम ने देखा तो कितना घबरा जाएगी तुम्हें देखकर। आर्य अपने कपड़े को देखते हैं तो उसे कृतधन की बात सही लगती है, तो वह उसके बेड पर बैठ जाती है और उसे घूरने लगती है, तो कृतदान भी आर्य को वैसे घूरते हुए कहता, क्यों ऐसे घर रही हो मुझे? आर्य गुस्से से कहते हैं, इसलिए घर रही हूँ कि तुम्हारे अंदर झांक के देखे तुम्हारे अंदर दिमाग है कि नहीं, अभी का रहे तेरे कपड़े जाकर चेंज कर लो, कपड़े के हवा में से प्रकट करूँ या जादू से लाऊं, तुमने क्या मुझे जादूगरनी समझ रखा है? अब जाकर कृतधन को अपनी गलती का रियलाइज होता है, वह उठकर अपने क्लोज बेडरूम की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में कृतधन एक ब्लैक कलर की शर्ट लाता है जो कि कृतधन की थी। आर्य को शर्ट लाके देता और कहते, लो जाकर बाथरूम उसे तरफ है, जाकर चेंज कर लो। आर्य शर्ट लेकर बाथरूम में चली जाती है। कृतदान थोड़ी देर में दूसरे बाथरूम से फ्रेश होकर आ जाता है। इस वक्त उसने एक डेली टी शर्ट और लवर पहने हुआ था। वह अपना लैपटॉप लेकर काम करने के लिए बैठता है, तभी उसे आगे की चीज सुनाई देता है, वह और बढ़ा के उसके बाथरूम जो कि खुला था उसमें घुस जाता है।
आर्य सिर्फ इस वक्त अपने इनरवियर में थी। कृद्धन कहता है क्या हुआ। यह सुनते ही आर्य घबरा के सामने पड़े टावर से खुद को छुपाने लगती है। कृद्धन आर्य को हड़बड़ाता देख अपनी आंख बंद करके पास उसके जाकर रिलैक्स, मेरी आंखें बंद है। यह कहते ही टावर समेत आर्य को अपनी बाहों में उठा लेता है और रूम के आकार बेड पर लेट देता है। आर्य कृद्धन को ही देख रही थी, जिसे इस बीच एक बार भी अपनी आंखें खोलकर उसको नहीं देखा, जिसे देख आर्य के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आर्य प्रधान की तरफ देखते हुए कहती है तुम अपनी आंखें खोलो, मैं टावर पहन रखा है। कृद्धन अपनी आंखें बंद किया हुए कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो उल्टा सीधा। आर्य बोलते हैं मुझे भरोसा है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मेरे साथ। आर्य के अपने ऊपर विश्वास देखकर कृद्धन अपनी आंखें खोलकर आर्य की आंखों में देखा है, जिसमें उसके लिए भरोसा बेशुमार दिख रहा था। कृद्धन की नजर अचानक से आर्य के पिंक लिप्स पर जाती है, जिससे उसका गला सूखना लगता है। फिर अचानक से वह अपनी नजर आ रहे से फेर लेता है। आर्य यह देखकर स्माइल करते हुए कीर्तन की तरफ बढ़ जाती है। आर्य अचानक से कृद्धन के होठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे शक करने लगती है लॉलीपॉप की तरह। वही आर्य की हरकत से कृद्धन शॉक हो जाता है। आर्य को खुद से दूर करते हुए कहते हैं यह क्या कर रही हो। आर्या कृद्धन की बातों का जवाब देते हुए कहती है जो तुम्हें चाहिए था वह दे रही हूँ। कृद्धन की आंखों में देखते हुए गुस्से से कहता है कि मुझे तुम्हारे जिस्म की भूख नहीं है, यह बात अपने दिमाग में बैठा लो। यह कहकर वह जाने लगता है कि आर्य उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। आर्य गुस्से से कहती अगर ऐसी बातें तुमने कॉलेज में सबके सामने मुझे किस क्यों किया, क्या तब तुम्हें मेरे जिस्म की बुक की इसलिए सबके सामने किस किया था है, बताओ मेरे सवाल का जवाब दो। कीर्तन प्रधान गुस्से से फ्लावर वास वहां से उठने हुए जमीन पटकते हुए कहते शट अप आर्या, खबरदार, जो खुद के मुंह से खुद के लिए कुछ बुरा निकला था मुझे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं सबके सामने इसलिए कि किया था क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरा हक है तुम पर। अरे अभी गुस्से से कहती है तब तुम्हारा हक था, अब क्या हुआ जब मैं तुम्हें किस कर रही हो तो तुम्हें जिसकी भूख लगा रही है, या मेरा हक नहीं है तुम्हारे पर। यह कहते हुए आर गुस्से से उठने हुए कृद्धन की बालकनी की तरफ चली जाती है। वहीं अब प्रधान को अपनी गलती का रिलीज होता है कि उसने अनजाने में ही आर्य की फीलिंग को हैक कर दिया है। आर्य बालकनी में आकर सामने देखते हैं जहां पर सूर्य डब रहा था, जिससे पूरे सुनहरा रंग छाया हुआ था चारों जगह। तो अब क्या करेगा कृद्धन आर्य को मनाने के लिए, और आर्य क्यों कर रही है कृद्धन के साथ ऐसा व्यवहार। वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय की गाड़ी इस पहाड़ी पर आकर रुकती है, जहां पर इस वक्त एकदम सुनसान जगह थी। कल घना जंगल, जहां पर एक भी आदमी इंसान नहीं दिख रहा था, सिर्फ जानवरों की आवाज आ रही थी, वह भी डरावनी, जिससे किसी की भी रुक आप सकती थी। जो आम आदमी था वह तो यहाँ आने की भी कोशिश नहीं करेगा, मगर मृत्युंजय आया था अपने एक मकसद के लिए। मृत्युंजय गाड़ी से निकलकर जंगल के अंदर काली घराइयों में चला जाता है। वहीं मृत्युंजय के बॉडीगार्ड और वह ड्राइवर में खड़े हुए थे। ज्यादा तो ड्राइवर डरा हुआ था क्योंकि उसकी नौकरी अभी लगी हुई थी। पहले वाले ड्राइवर को तो इसकी आदत थी, मगर एक गलती की वजह से मृत्युंजय ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ड्राइवर देते हुए कहते हैं पता नहीं यह कर कौन सा जीव प्राणी है जो इतने गाने जंगल में आए हैं जहाँ पर कोई नहीं आता। वहीं मृत्युंजय गहरी खाइयों की तरफ जा रहा था, जहां पर अदृश्य सीढ़ियां आती जा रही थी। या वह पहले वाला मृत्युंजय नहीं लगा रहा था जो सबके सामने थोड़ा डोमिनेटिंग और खड़ूस लगता था। जैसे जैसे वह आगे जा रहा था उसके आगे और चारों तरफ काली गुहा की रोशनी बनती जा रही थी, जैसे कोई अतिरिक्त काली शक्तियों का वास हो उसके आसपास। खाई में जाने के बाद अचानक से मृत्युंजय रुकता है, जहां पर उसे सामने खंडार दिखता है। बिना झिझक बिना डर के मृत्युंजय उस खंडार के अंदर चला जाता है। खंडहर के बाहर जितना डरावना था, अंदर उतना ही ज्यादा भयानक मंजर था, मगर उतना ही आलीशान। चारों तरफ जिंदा आदमी थे और उनके आसपास कुछ अजीब सी रोशनी जो कि सभी आदमियों से निकलकर एक जगह इकट्ठी हो रही थी, और वह बीच में एक पत्थर था जहां पर वह रोशनी जा रही थी। तभी मृत्युंजय के सामने एक बुढ़ा और बहुत ही डरावना आदमी आता है, जो कि काले वस्त्र की धोती ऊपर गमछा पहने हुए था। हाथों में कुछ अजीब सा अस्त्र था। मृत्युंजय उनके पैर छूते हुए बोलते प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मृत्युंजय को आशीर्वाद देते बोलते हैं आयुष्मान भव, तुम्हारे सभी मनोकामना और लक्ष्य पूरे हो। जिसे मृत्युंजय डेविल स्माइल करते हुए दिखते, इतने हंसते हुए कहता वह तो होना ही होगा। गुरुजी चिंतित स्वर में रहते हैं यहाँ आने का कोई जरूर महत्वपूर्ण कारण होगा, तभी तुम यहाँ आए हो, वरना तुम बिना कारण के यहाँ नहीं आ सकते। मृत्युंजय गुस्से से बोलते हैं हाँ, क्योंकि वह मेरे हाथ से अब दूर जा रही है, मुझे दूर जा रही है। पहले उसके पास आने से मुझे नफरत थी, अब उसकी दूर जाने से हो क्या रहा है मेरे साथ मुझे खुद नहीं पता। आपने कहा था वह मेरे लिए नहीं बनी, मैं उसके लिए नहीं बना, मगर अब मेरा अपने आप पर नियंत्रण होता जा रहा है उसकी वजह से। गुरुजी कुछ सोचते हुए कहते चलो मेरे पीछे मृत्युंजय से। गुरुजी की बातों को मानते हुए मृत्युंजय उनके पीछे एक सुनहरे रंग के दरवाजे के पास आकर रुकता है। उनके खोलने हैं वह दरवाजा एकदम सुनहरी रोशनी देने लगता है, जिसे देख एक पल के लिए गुरुजी अचंभित रह जाते हैं। मृत्युंजय उनसे पूछता है गुरुजी रोशनी कैसे, पहले तो रोशनी कभी नहीं आई। गुरुजी अंदर जाते हुए कहते हैं वह तो मुझे में नहीं पता, जरूर कुछ हुआ है जो बदला है, जो हमें नहीं पता, पता लगाना होगा, पता नहीं लगाया तो कहीं हमारे लिए खतरा न हो। मृत्युंजय गुरुजी एक कमरे के अंदर जाते हैं तो सामने आरेख की बड़ी सी तस्वीर लगी रहती है। चारों तरफ तितलियां उड़ रही होती है। उन तितलियां का रंग अब धीरे धीरे कलरफुल हो रहा होता है। काली थी जहां अब धीरे धीरे उनके अंदर जाने रही थी। दीवारों पर जो पड़ने जमीन तो वह हटके एक अनुभूति अभ्यास दे रही थी। मृत्युंजय सबको ज्ञान से देखते हुए कहता है यहाँ यह सब क्या हो रहा है, पहले तो यहाँ ऐसा था ही नहीं, यहाँ सब निर्जीव था, अब जीवित कैसे हो रहा है, यह हो क्या रहा है। यहाँ पर आपने कभी कहा नहीं था कि जब तक मेरी जीवन साथी ना मिल जाए उसकी तस्वीर यहाँ आएगी, मगर यहाँ आर्या की तस्वीर है आज। पहले तो यहाँ त्रिशा की तस्वीर थी और आज यहाँ पर आर्य की तस्वीर कैसे गुरुजी। गुरुजी मृत्युंजय को कहते शांत हो जाओ, पहले हमें कुछ करना होगा, फिर हम तुम्हें कुछ बता पाएंगे। यह कहते हुए सामने से एक लोटा जल लेते हैं, उसमें कोरिया राखी हुई थी, वह निकालकर आसमान में उड़ने हैं, जो कि स्टार बनता है, और चक्र के साथ की ग्रह दशा बहुत ज्यादा प्रबल थी। उसे कौड़ियों के ऊपर जाने से उसके अंदर की रोशनी को सेंध कर पाना नामुमकिन था। गुड़कुड़ियों को देखते हुए मृत्युंजय से कहते हैं लगा रहा है कुछ हुआ है इन दोनों में, क्योंकि उसकी दशा बदली है, दिशा बदली है, और उसके चक्र दशा यह बता रही है उसका जीवन प्रबल है, और उसके साथ जिसकी भी जिंदगी जुड़ेगी उसका जीवन इस दुनिया का सबसे प्रबल इंसान बनने में उसकी मदद करेगी। मृत्युंजय गुरुजी से पूछता है किसकी बात कर रही है, किसकी कुड़ियां है, यह त्रिशा की। गुरुजी हंसते हुए कहते हैं हर बात तुम गलत समझ लेते हो, यह त्रिशा की नहीं, इसी की है जो पहले निर्बल थी अब इतनी प्रबल है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। कुछ शक्तियां आई है उसके पास इन कुछ दिनों में, वह कैसी शक्तियां हैं वह तुम्हें पता लगाना है। अब आगे का काम तुम्हें करना है सावधानी से, क्योंकि तुम नहीं जानते इन कुछ दिनों में उसके साथ क्या हुआ है जो वह ऐसी बानी है प्रबल। मृत्युंजय दीवानगी के साथ कहता है आप आर्य की बात कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी हाँ में सर हिलाते कहते हैं अच्छा हुआ तुम समझ गए।
आप सही कहा है, उसके अंदर कुछ बदला है, कुछ तो ऐसा हुआ है उसके साथ जो हमसे छुपा रही है, मगर मैं भी मृत्युंजय हूँ, पता लगा के रहूंगा स्वीट हार्ट के बारे में। तभी आर्य की कोड़ी में कुछ होने लगता है तो गुरुजी ऊपर देखते हैं तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें जाती है। चिंता की लकीर देखकर मृत्युंजय उनसे पूछता है, अब क्या हुआ कि कोरिया वापस क्यों मिल रही है? गुरुजी मृत्युंजय की तरफ देखकर कहते हैं, लगता है उसकी जिंदगी में कोई आया है। मृत्युंजय गुस्से से जब यह सुनता है तो कहते हैं, हाँ आया है, उसे प्रधान की याद आती है एकदम से। मगर ज्यादा दिन तक स्वीट हार्ट के साथ नहीं रहेगा, जो मेरा है वह मैं वापस लेकर रहूंगा और स्वीट हार्ट मुझसे दूर नहीं जा पाएगी, थोड़ी सी नाराज है, मैं उसे मना लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। गुरुजी परेशान होते हुए कहते, तुम समझ नहीं रहे हो, इस बार जो आया है उसकी जिंदगी में उसकी भी आर्य है जितनी है, मगर आर्य से ज्यादा परभनी। अगर उसका मिलान आर्य के साथ हुआ तो तुम सोच नहीं सकते वह कितना प्रबल इंसान बनेगा। याद रखना, किसी भी कीमत पर इन दोनों का मिलन ना हो ना पाए, वरना तुम्हारा विनाश होगा। क्योंकि इन दोनों की कोरिया मिलने पर से तुम्हारी कोढ़ है का यह क्योंकि इन दोनों की कोरिया मिलने पर से तुम्हारी कौड़िया का यह बदलना मतलब तुम्हारे ग्रहण का निर्बल होना एक ही संकेत दे रहा है, तुम्हारे विनाश। मृत्युंजय मां रखे हुए बड़े सेटअप को फेंकते हुए कहता है, आज तक कोई आया नहीं है, उसके जिंदगी में आगे भी नहीं आएगा और ना मैं आने दूंगा, वह सिर्फ मेरी है। अब जब मुझे सच पता है तो मैं किसी भी कीमत पर उसे अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे किसी की जान लेनी पड़े, यह चाहे अपनी हदों को पर करना पड़े। क्योंकि मेरी मर्जी थी पहले की स्वीट हार्ट मेरे से दूर जाए, मेरे करीब ना आए। अब जब मेरी मर्जी नहीं थी तब भी वह मुझसे दूर नहीं गई, अब जब है तो मैं उससे खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। रही बात उसे इंसान की जो आया है तो उसे तो जाना पड़ेगा, हम दोनों के बीच में से, हम दोनों के बीच में जितने भी आने की कोशिश की उसका नाम वह निशान मिटा दूंगा। यह कहते हुए मृत्युंजय जोर से चिखा, उसके चीखने से एक रोशनी निकलती और साथ में धुआं भी। गुरुजिंजय को सचेत करते हुए कहते, ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे उसे तुम्हारे कदम की भनक लगे, क्योंकि तुम्हारा एक गलत कदम उसके कदम को मजबूत कर सकता है और तुम्हारे मकसद को कमजोर। गुरुजी की बात सुनने के बाद मृत्युंजय गुस्से से वहां से निकाल जाता है। गुरुजी मृत्युंजय को गुस्से से यहाँ से जाते हुए देखा, कहते हैं, अच्छा होगा अगर तुम अभी संभल जाओ, अगर तुमने कोई कदम उठाया तो तुम्हारा ही विनाश होगा और मैं तुम्हारा गुरु होने के नाते कभी भी अपने शिष्य का विनाश होते हुए ना देख पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया होटल में, इस होटल के एक प्राइवेट रूम में दो लोग आपस में सामने बैठे हुए थे। एक आदमी ग्लास बोल से बाहर शहर को देख रहा, दूसरा सोफे पर बैठे उसे आदमी को घर रहा था। वही उसका दोस्त उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतने ध्यान से बाहर क्या देख रहे हो? आज फिर इस शहर में आकर मुझे उसकी याद आ गई जो मेरा नहीं था, फिर उसकी याद आ गई, एक बार उससे मिलने का दिल कर रहा है। उसके साथ जो सोफे में बैठा हुआ था आदमी, वह गुस्से से बोला, तुम पागल हो गया, उसकी शादी हो चुकी, उसके इतने बड़े बच्चे हैं, दोनों की उम्र 50 से 55 के आसपास थी। उसमें से ग्लास रोल आदमी गुस्से से बोला, मुझे उसे कोई मतलब नहीं, मैं उससे कोई दर्द नहीं देने जा रहा, जो मैं उसके बच्चों को हम करूंगा, मेरे को सिर्फ उससे मिलना है एक बार। रणधीर, तुम बोल रहे हो कि आस्था की अब शादी हो चुकी है, उसके 6 बच्चे भी है। रणधीर गुस्से से बोल, कैसी शादी जिसे शादी में उसे कोई सामान और प्यार ना मिला हो? विक्रम रणधीर बजाज को समाज जाते हुए बोला, तुम गलत समझ रहे हो रणधीर, भले ही उसकी शादी सही नहीं चल रही मगर तुम उसकी जिंदगी में तो वापस नहीं जा सकते ना, एक मौका था तुम्हारे पास उसके पास जाने का, मगर तुमने खुद मुंह का गवाया, अब तुम उसकी जिंदगी में जाकर उसकी जिंदगी को और उलझाओगे। आस्था भले ही तुम्हें माफ करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हो, मगर तुम भी कहीं ना कहीं जानते तुमने उसका दिल दुखाया था, तभी उसने अभिजीत से शादी करी, वरना वह अभिजीत से शादी नहीं करना चाहती थी। तुमने खुद उसके लाइफ से जाना चूज किया, अब तुम उसकी लाइफ में जाकर क्या करना चाहते हो? रणधीर बाहर देखते हुए जुनूनियत से बोला, इस बार सिर्फ उसको देखना चाहता हूँ कि वह ठीक है, नहीं तसल्ली दिलाना चाहता हूँ अपने इस बेचैन दिल को। मैं जानता हूँ मैं उसके साथ गलत किया, उसके प्यार को ठुकरा के गलत किया, मैं वह गलती तो सुधार नहीं सकता, मगर उसके गम में तो उसका साथ दे सकता हूँ ना विक्रम। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, अभी भी वह तुम्हारे दिल में है। रणधीर हंसते हुए बोला, मेरी सांसों में, या तुम दिल की बात कर रहे हो? जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक वह मुझसे दूर नहीं होगी। विक्रम हंसते हुए बोला, अच्छा मजनू रुक जा, अगर उनके बेटे कोई उसकी बेटी को पता चला ना, तेरा मजनूगिरी निकाल देंगे इस उम्र में, और मैं कोई मदद भी नहीं कर पाऊंगी ना, तेरी मजनू की लैला आएगी तुझे बचाने। रणधीर गुस्सा से बोला, अगर तेरे की डांट दिखाना हो गया हो तो मुंह बंद कर, वरना भाभी को फोन करके तेरे करना में बात दूंगा यहाँ के। कैसे इस उम्र में बुढ़ापे में जवानी का शौक पाल रखा है, अपने लिए बीवी ढूंढ रहा है, नहीं तब तेरी सारी डांट तोड़ देंगे भाभी। विक्रम रोनी सूरत बनाते हो बोल, तू यार है कि दुश्मन मेरा घर तोड़ना चाहता है, साले खुद का तो बसनी मेरा तोड़वा रहा है, तुझे तरस नहीं आता अपने इस दोस्त पर मासूम से? कौन है रणधीर बजाज, क्यों आया है वह आस्था जी की जिंदगी में? आखिर मृत्युंजय और गुरुजी क्या है, राज क्या करेगा अपने मकसद के लिए मृत्युंजय?